लास्ट में बस एक एक्सरसाइज करने, इसलिए मैं 2 मिनट ले रहा हूँ आपका। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, कोई आ जाए सामने। कोई भी 2 मिनट के लिए खड़े होते हैं सर का ना, कुछ वॉलंटियर करना। 50-60 होंगे या कम ज्यादा हो सकते हैं। आप देते जाइए, देते जाइए, जितना हो सके देते जाइए। एक एक करके सबको। दूसरे लोग में कोई देते जाइए। लास्ट में भी दे दीजिए, इतना लास्ट लड़के में। अच्छा वो खुल गया, थोड़ा पी पानी। जब खत्म हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अनीता, अनीता मैडम का नाम निकाल दिया। किन किन को मिला सर, आप दिखाइए। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आप सबके पास पेन है? अच्छा, अब जो करना है उसमें ना अंग्रेजी में सिर्फ एक चीज लिखना है आपको, और लिख के अपने पास रखना है। आपका कोई भी एक डर, किसी भी एक चीज जिससे आप डरते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। कॉकरोच का डर हो सकता है, एग्जाम में फेल होने का डर हो सकता है, कल नौकरी मिलेगी कि नहीं वो डर हो सकता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी वो डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिख के अपने पास रखना है, बाद में हम लोग कलेक्ट करेंगे। ये लास्ट में हम एक एक्सरसाइज करेंगे, इसके लिए है। लिख के रखिए, अपने पास रखिए, लास्ट में कोई जाके इसका सब कलेक्ट करेंगे। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। वहाँ से हो पाएगा तो नहीं, सामने जाना पड़ेगा। क्लैपिंग प्लीज। अब मैं अनीता को आमंत्रित करूंगी हमारे जेएनएम के प्रिंसिपल को स्टॉल उड़ाकर सम्मानित करें। अब मैं श्रीमती सुपुदा जी को आमंत्रित करूंगी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्रीमती सरस्वती नारायण जी को स्टॉल उड़ाकर सम्मानित करें। अब मैं श्रीमती वरलक्ष्मी मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी। वो हमारी स्टेट जनरल सेक्रेटरी मिनोती विश्वास जी को स्टॉल उड़ाकर सम्मानित करें। मैम ये कनेक्ट हो पाएगा? होगा, आपका तो बात यहाँ आप उपस्थित नहीं है। अब मैं सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। सर्वप्रथम हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर श्री अनुपम सरकार जी, आपका मैं इस मंच से हृदय से अभिनंदन
और स्वागत करती हूँ तथा मेरी पूरी टीम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ कि आप अपने इतने कीमती वक्त को निकाल करके हमने जब भी आपका सहारा मांगा तो हमारे बीच आए, तो आपका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं श्रीमती पल देवदास जी जो यहाँ की प्रिंसिपल है हमारी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मेरे बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैं उनके पास आई और उनसे मैंने बोला कि हम मैडम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो मैडम ने तुरंत ही अपने पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे सर हैं उनको बुलाया और हमें इसकी अनुमति दी। तो मैं तहे दिल से मैम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमारे साथ दिया। मैं हमारे साथ बैठी हमारी स्टेट जनरल सेक्रेटरी मीनोती विश्वास जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उसकी बहुत तबीयत खराब होने के बावजूद वो इस प्रोग्राम में यहाँ आई है। हमारे बीच में मेरी लीगल सेल की इंचार्ज JJSP की मेंबर बहुत सारे पद पे है हमारी बहन प्रीजा मेनन जी, एडवोकेट प्रीजा मेनन जी, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के श्री बाला सुब्रमण्यम जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ इस मंच से। हमारे साथ हमारी जितनी भी टीम की सदस्य आई हुई हैं, आप सबका भी स्वागत के समय पर हमारा साथ तहे दिल से देने के लिए। और सबसे सर्वोपरि जो आज हमारे बीच हमारी बच्चियां और जो बच्चे बैठे हुए हैं, तो हमें सुनने के लिए तत्परता में बैठे हुए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत, क्योंकि आपके बिना तो प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। तो तहे दिल से आपका अभिनंदन स्वागत। मैं इस स्वागत भाषण के साथ ही क्योंकि समय का अभाव है और मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि हमारे बीच एक्सपर्ट हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो बताएंगे आपको ज्यादा बात आपके बारे में, आपके प्रिंसिपल बताएंगे। मैं थोड़े मोटे तौर पे आप लोगों से 2-4 बातें बताना चाहूंगी कि देखिए हम क्यों आते हैं आपके बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, पर मैं सीधा जिंदगी से जुड़ी बात आप लोगों के साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले तो बता दो, मैं इस जगह जहाँ आप बैठे हो, आज मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ। मैं JNRM की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं भी आपकी तरह यहाँ बैठी करती थी। तो आज वो दिन मुझे फिर से याद आ गया कि मैं एक ही बैठा करती थी। तो आप लोगों को अवेयरनेस देने का हमारा मेन मकसद है कि विदिन ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आपको सही जानकारी होगी किसी चीज की तो गलतियां कम होंगी। आप सब बच्चे हैं, आप सबको ये पता होना चाहिए कि जिंदगी में क्या चीजें जरूरी है और क्या चीजें जरूरी नहीं है। आज आए दिन आप देखते हो बच्चों के साथ उम्र का कोई लिहाज नहीं, बड़ी बूढ़ी माताओं के साथ बहुत सारी गलतियां होती है। समाज में ये सारी बुराइयों को दूर करने के लिए हम समय पर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगाते हैं और अपने साथ एक्सपर्टाइज को लेकर आते हैं ताकि वो आपको सही जानकारी दे सकें। आप देखिए औरतों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है समाज में कि नारी कहते हैं ना कि यत्र नारीस्य पूज्यन्ते तदेते तत्र देवाय प्रवासि। हमको ये लगता है कि जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहीं पे देवता का वास होता है और हमारे समाज में नारी को एक देवी का रूप माना जाता है। तो आप सभी को जितनी भी छूट गवर्नमेंट से मिलती है, जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि इसका कभी भी दुरुपयोग ना करें। देखिए अगर हम कभी अपने सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं तो भी उसका असर सीधे हमारी माताओं बहनों को ही पड़ता है। गलती हो आप सर उठा करके आके उनके अगेंस्ट में कभी भी कंप्लेन किया करिए, लेकिन जहाँ गलती ना हो अपने स्वार्थ के लिए कभी कोई ऐसे एलिगेशंस अपने भाइयों पे ना लगाए कि उनके घर की माताएं बहनें पत्नी और जो भी उनके नारी जो है उनके साथ में उनको भी तकलीफ होती है। तो हम ये सोचते हैं कि उसके लड़के को हमने दुख दे दिया, बहुत अच्छा काम किया। नहीं, उस लड़की को दुख देने के बावजूद भी बहुत सारी औरतें
सफर करती है। तो इसीलिए आप लोगों से ये अनुरोध करने के लिए भी आए हैं कि कभी भी छोटे छोटे बातों को तो नजरअंदाज कर दिया करो, जिंदगी बहुत आनंद से जियोगे। अभी आप लोगों का यहाँ का डिग्री हो जाएगा, उसके बाद आप जॉब में जिंदगी को आराम से जी सकते हो, तब आप पूरे परिपक्व हो जाओगे। आप बताए ना 16 से 22 तक अगर बच्चों को संभाल ले तो उनका ब्रेन इतना डेवलप हो जाता है कि वो गलती की ओर नहीं देखते हैं। तो बच्चे यही समय है आप लोगों के संभलने का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो। एक समय होता था जब हम जाते थे तो बस में चढ़ने के बाद हमारी गुरु मैडम टीचर कोई खड़ी होती थी, हम उनको पैर छूते थे, उनको बैठने की जगह देते थे। कोई बुजुर्ग आता था तो उनको बैठने की जगह देते थे। कोई प्रेग्नेंट लेडी आती थी तो उनको भी बैठने की जगह हम खड़े होकर देते थे। ये क्या है? ये एक सम्मान, एक संस्कृति है। क्योंकि वहां कभी हम अपने आप को रख के देखे कि हम भी कल उस जगह पहुंचेंगे, शादी के बाद हम भी प्रेग्नेंट लेडी की जगह रहेंगे, उम्र हो जाए तो हम भी बुजुर्ग महिला के वहां पहुंचेंगे, तब हमें भी ये वापस मिलेगा। आप जो करते हो कर्मा, ये घूम के हमारे जिंदगी में वापस आता है। ये बात अपने ध्यान में गांठी मान लीजिए अपने मन में कि आप जो यहाँ करोगे वो आपको तुरंत उसका फल यही मिलेगा। आज कोई ऊपर जाके होता है, किसने देखा ऊपर जाके क्या फैसला होता है? आप यहाँ कल किसी का हाथ पकड़ के पार करो, आप कहीं दूर भी रहोगे तो आपको पार करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इसीलिए ये संस्कार के ऊपर में बात करने, पोक्सो केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो माननीय हमारे जयंत सर अभी आप लोगों को अच्छे से उसके बारे में बताएंगे। और ऊपर से आज देखिए आप नशा करके घर जाते हो, जब नशा करके घर जाते हो तो ऐसा लगता है कि हमें तो चैन की नींद आ जाएगी, है ना? लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस घर के माता पिता बुजुर्ग भाई बहनों के ऊपर क्या बीतती है कि हमारे जो है बच्चे आज से नशा करते हैं, हमारा जब आंख बंद हो जाएगा ये क्या करेंगे। तो इसीलिए नशा मुक्ति के लिए भी, जैसे अभी आप NDPS के बारे में भी हमारे सर आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। मैं बहुत थोड़ा सा अपना इस वक्तव्य को बोलने के बाद साथ ही अपना यह शब्द यहाँ पर समाप्त विराम करती हूँ, अपने शब्द को विराम देती हूँ और आपसे एक बार पुनः ये याचना करती हूँ कि अच्छी चीजों को गांठ बांध दें, बुरी चीजों का को विसार दे, वो जरूरी नहीं है रहना। और कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है, सीखने की उम्र जिंदगी भर रहती है। हम भी आज सीख रहे हैं, सर आके जब कुछ बताते हैं तो हम सीख रहे हैं। तो सीखने की कोशिश कीजिए, अपना विचार, अपने विचारधारा, अपने जो अंदर का जो अच्छाई है उसको बाहर निकालिए, तभी जिंदगी बहुत सुखमय रहेगा। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। वो आपको जरूर मदद करेंगे। ये रहा ड्रग्स के ऊपर। किसी को कुछ सवाल, किसी को कुछ कहना है? ठीक है, हम दूसरे पे आगे बढ़ते हैं। यस मैम। पहली बात तो मैं इजीली तो तो पुलिस और एग्जीक्यूटिव का है, मैं तो जज हूँ एक, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत एयरपोर्ट्स में, अपने पोर्ट्स में बहुत मतलब हर दिन ही कुछ ना कुछ पकड़ा जाता है। अब बाहर इंटरनेशनल वाटर्स में क्या, जैसे बर्मा बगल में है, वहाँ पे सिविल अनरेस्ट चल रहा है बहुत सालों से, तो वहाँ से जब जानते हैं वहाँ से काफी कुछ आते हैं।
तो अब उन पे तो अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे तो पुलिस या कोस्ट गार्ड या कोई और एजेंसी के थ्रू पकड़ा ही जाता है। तो यहाँ हाँ हम लोग एक सेंसिटिव जोन पर है, यहाँ पे ट्रेड रूट्स जो है सी रूट सब वहीं से ले जाना आसान है, हमको पता है, लेकिन फिर भी इंटरसेप्शन तो हो ही रही है, पुलिस से भी, कोस्ट गार्ड से भी, एजेंसी से भी। तो होपफुली ये चलता रहेगा, तो होपफुली मतलब आइलैंड्स के अंदर इतना प्रॉब्लम अभी तो कम होते, जैसे इतना बड़ा ड्रग बस्ट हुआ तो हम ये तो यही के पुलिस की है, तो होपफुली ऐसा ही चलता रहेगा, करते रहेंगे हम लोग। सो वी वांट टू द नेक्स्ट वन। अच्छा कोई नहीं सुना है तो पॉक्सो एक्ट 2012 में कानून आया था हमारे देश में। क्यों आया था इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस पता है ना सबको, 1989 में यूनाइटेड नेशंस ने एक डिसीजन लिया कि सारे मुल्कों में जो जो उनके मेंबर कंट्री से, दुनिया के लगभग सारे देश हैं, घोस्ट। चलो ठीक है, तो आपका बाद में आते हैं। तो आप अच्छा आपको घोस्ट का डर है क्या? समवट। अच्छा तो आपको क्या लगता है क्यों है डर? घोस्ट से डर इसलिए होता है बिकॉज वी हैव अ फियर दैट इट माइट किल अस, फियर ऑफ डाइंग। लेकिन फिर भी आप तो जी रही है ना आगे बढ़ के, तो आप क्या दिमाग में सोचती है कि डर को निकालने के लिए? Obviously a kind of confidence in ourselves and yeah, that's it. आपका क्या है? आप देखें आपके हाथ में क्या है? Lack of trust. क्यों आता है आपको क्या? पहली बात है आपका डर क्यों आता है? ऐसा होता है कि हम लोग जो लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो लोग हमारा ट्रस्ट हो, तो उसी की वजह से बहुत लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है। तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? मतलब उन लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए जो ट्रस्टेबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, जो ट्रस्ट ना मतलब उनके ऊपर भरोसे नहीं होते तो नहीं करना। स्नेक, तो यहाँ पे तो काफी स्नेक्स है, दिखते हैं, क्यों है वो तो पता है, तो आगे कैसे बढ़े? मतलब डर तो है लेकिन स्नेक्स भी रहेगा, हम भी रहेंगे, तो मतलब आगे कैसे बढ़ा है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल लगता है, मुझे भी बहुत लगता है। मेरे कोर्ट के सामने स्नेक निकला था, मैडम को पता है। कैसे मतलब ये डर तो रहेगा, स्नेक भी रहेगा, हम भी रहेंगे, सारे स्नेक्स को तो एक दिन में खत्म नहीं करते, आगे कैसे बढ़े? स्नेक भी हमसे डरते हैं क्योंकि वो हमें सही करेगा, इससे एकदम सही। अपने प्रोटेक्शन के लिए हमें करते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान दें, बिल्कुल सही। और कौन था? लूजिंग, बहुत बड़ी बात है। अगर हारने का डर तो भाई सोचो, तो क्यों है हारने का डर? मतलब हारने से क्या होगा? डर किस बात? लो हो जाता है, बट नहीं होना चाहिए क्योंकि हारने के बाद फिर वो ठीक है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, उसकी वजह से घटता है सबका, वही प्रॉब्लम है। किसी को कुछ समझ कोई कह सकता है? तो ये आप क्या सीखे इससे? अक्सर ये होता है, हम सबको बहुत कुछ प्रॉब्लम है भाई। तुम्हारे एज में एक तरह की प्रॉब्लम था, मेरे एज में अभी इस एज टाइप का जो प्रॉब्लम होता है वो है। तो बहुत होता है ना, हम लोग अपने आप में वो
जो दब के चला रहता है क्या होगा कैसे होगा, और वो इतना प्रेशराइजिंग हो जाता है, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि हम बस उसी को लेके सोचते रहते हैं, सोल्यूशन नहीं आता। तो हम जब दूसरों के नजरिया से देखें, दूसरे की एंगल से देखें, किसी से शेयर करें, उसका व्यू ले, तो कभी कभार उसका हल निकल जाता है। क्योंकि हम डर में इतने दबे हुए रहते हैं कि हमको रास्ता नहीं दिखता जो शायद सामने ही है। इसीलिए डर का हमेशा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मतलब जैसे कहा गया कि ट्रस्टवर्दी जो लोग हैं उनसे शेयर करना जरूरी है ताकि कोई रास्ता निकले। और अगर खुद ऐसा कोई आदमी नहीं है तो खुद को भी अपना नजरिया बदलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, हाँ अगर एबीसी से नहीं होता तो XYZ से क्या होता है। ये सबसे जरूरी है, ये कम्युनिटी एफर्ट। क्योंकि हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरह डिपेंडेंट है, और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंस रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जब भी आपको किसी का कोई डर हो, कुछ भी चीज का, वो किसी एक एज में एक का होता है, तो आप अगर लग रहा है कि आपके खुद से नहीं हो रहा है, आपके दोस्तों से, फैमिली से, टीचर्स से, या खुद आप अपने वो अलग नजरिया से देखें कि क्या कैसे करना होता है। अगर दूसरे कोई सी चीज से देख पाएंगे तो शायद उसका हल निकल जाए। यही इस एक्सरसाइज का उद्देश्य था। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अभी जो टॉपिक्स हैं आज के, वैसे तो इंफॉर्मेशन आपको गूगल में मिल जाएंगे, उसमें मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग जो है, हाँ ड्रग ट्रैफिकिंग जो है, आप लोग जानते हैं अंडमान में ड्रग्स का कुछ इशू है। अंडमान में कहना मुश्किल, मतलब बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि पूरी इंडिया में है, पंजाब में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और भी काफी जगह, दिल्ली में है, काफी जगहों में। तो एक बात, ये ड्रग्स है क्या? कोई एनीवन फ्रॉम यू, ड्रग्स है क्या? ये तो डेफिनेशन है। आपके नजरिए में ड्रग्स क्या है? कोई भी? सॉरी, एडिक्टिव मेडिसिन, ओके। कोई और? एनीवन एल्स? अल्कोहल, ठीक है। एनीवन एल्स? जिसको हम दवा कहते हैं, जैसे एडिक्टिव मेडिसिन बोले, जैसे कफ सिरप मान लीजिए। कफ सिरप तो एक मेडिसिन है, उसका मेडिसिनल वैल्यू है, उससे बहुत तकलीफें कम होती है, लेकिन उसको अगर आप ज्यादा मात्रा में लेना शुरू करें तो उसका लत लग जाती है, उसका एडिक्शन आ जाता है। और कुछ चीजें होती हैं, हाँ, तो ये बहुत तरह के सब्सटेंसेस है जो मतलब तो दवा में कुछ कभी कभार मिलता है। कैफीन आप सबको पता है, कॉफी में और कोल्ड ड्रिंक्स में